हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के जो सबसे लास्ट का लेसन है अर्धचालक युक्तियाँ, इसको पढ़ेंगे। अर्धचालक युक्तियों को पढ़ने के लिए सबसे पहला सवाल है, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक का वर्गीकरण कीजिए। यानी ये बताइए, एक ऊर्जा बैंड होता है। देखिए, ऊर्जा बैंड में दो बैंड होते हैं। हम दो बॉक्स बनाएंगे, एक तो नीचे बनाया मैंने और एक ऊपर। नीचे वाले बॉक्स को यहाँ पे बोला गया संयोजी बैंड और ऊपर जो बना है उसको बोला गया चालन बैंड। तो अगर संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में ऊर्जा गैप बहुत ज़्यादा हो, देखिए यहाँ पर ई जी का मतलब है ऊर्जा गैप कि 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग है। अगर संयोजी बैंड और ऊर्जा चालन बैंड के बीच ऊर्जा गैप बहुत ज़्यादा है तो वो पदार्थ अचालक कहलाते हैं। अचालक यानी कि जिनमें विद्युत धारा आसानी से नहीं बहती है। और चालक क्या होते हैं? जिनमें ये जो संयोजी बैंड है और चालन बैंड देखिए बहुत करीब करीब है, इनके बीच में कोई ऊर्जा का गैप भी नहीं है, तो ऊर्जा का गैप 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से बहती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित होते हैं और धारा आसानी से बहती है, यानी संयोजी बैंड और चालन बैंड में कोई ऊर्जा गैप नहीं होता, वो चालक कहलाता है। और इस लेसन का जो मेन टॉपिक है वो अर्धचालक है। अर्ध मीन्स आधे चालक। तो वे पदार्थ जिनमें दोनों के गुण होते हैं, चालक और अचालक, अचालक और चालक दोनों के गुण होते हैं, वो अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। और यहाँ पर हमें दो फेमस सेमीकंडक्टर पढ़ने हैं, जर्मेनियम जी और सिलिकॉन एसआई। अब ऊर्जा बैंड, अगर मैं ऊर्जा बैंड बनाऊं तो देखिए आपने ऊपर नज़र डाली, जब अचालक की बात चल रही थी तो संयोजी बैंड और चालन बैंड में बहुत ज़्यादा ऊर्जा का गैप था, और चालकों में चालन बैंड और ऊर्जा संयोजी बैंड के बीच में कोई भी ऊर्जा गैप नहीं था। अब ये अर्धचालक है तो थोड़ा सा गैप होगा, अचालकों से कम और चालकों से ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए, ये संयोजी बैंड बनाया मैंने और ये चालन बैंड। जब बात करें जर्मेनियम की तो इनके बीच में जो ऊर्जा गैप है वो है 0.7 ईवी। ईवी का मतलब है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ईवी है। और जब सिलिकॉन की बात कर रहे हैं तो संयोजी बैंड और चालन बैंड में ऊर्जा गैप है 1.12 ईवी, यानी एक से थोड़ा ज़्यादा है। जब जर्मेनियम है तो एक से थोड़ा कम है। तो हमने जाना अभी चालक, अचालक और अर्धचालक। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। देखिए, चैप्टर का नाम अर्धचालक युक्तियाँ है। तो अर्धचालक कौन होते हैं? अर्धचालक वो होते हैं जिनमें या जिनकी चालकता चालकों व अचालकों के बीच होती है। जिनकी चालकता चालकों व अचालकों के बीच होती है वो अर्धचालक कहलाते हैं। और हमें दो अर्धचालक पढ़ने हैं, एक तो जीई का मतलब हो गया जर्मेनियम, और एक है यहाँ पर एसआई का मतलब हो गया सिलिकॉन। जब मैं ऊर्जा बैंड बनाऊंगा अर्धचालक का, तो ऊर्जा बैंड में मैंने क्या किया, दो बैंड बनाए, नीचे बनाया मैंने, एक ऊपर बनाया। यहाँ पर सपोज इसको मैं लिखा संयोजी बैंड, नीचे होता है संयोजी बैंड और ऊपर होता है चालन बैंड। देखिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद होते हैं संयोजी बैंड में। जब इसको ऊर्जा दी जाएगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल के चालन बैंड में पहुँचता है। तो अगर ये जर्मेनियम है तो जर्मेनियम में जो यहाँ से लेके इनके बीच में जो ईजी है, ईजी का मतलब है ऊर्जा का अंतराल, जर्मेनियम में होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यही जब हमारे पास सिलिकॉन अर्धचालक हो, सिलिकॉन भी एक अर्धचालक है, तो यही गैप बीच में जो ऊर्जा का अंतराल है वो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाता है। यानी कि संयोजी बैंड और यहाँ पर हमारा है चालन बैंड, इनके बीच का ऊर्जा अंतराल 1.12 होता है सिलिकॉन में। तो ये अर्धचालक है। अर्धचालक को हम नेज अर्धचालक भी बोलेंगे, नेज अर्धचालक। तो पढ़ लेते हैं। देखिए, नेज अर्धचालक क्या होता है, या कोई कोई इसको शुद्ध अर्धचालक भी कहता है। नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक। देखिए यहाँ पर देखेंगे, शुद्ध या नेज अर्धचालक, जब अर्धचालक में कोई अशुद्धि ना मिली हो तो वह शुद्ध अर्धचालक या नेज अर्धचालक कहलाता है। तो नेज अर्धचालक का सीधा सीधा मतलब है, क्या तो वो अर्धचालक हमने दो पढ़े, जर्मेनियम और सिलिकॉन, तो क्या तो वो प्योर सिलिकॉन है या फिर वो प्योर जर्मेनियम है, तो उसको बोलेंगे नेज अर्धचालक।
तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ एक स्ट्रक्चर नेज अर्धचालक का। जैसे मैंने सिलिकॉन लिया, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 और 8 10 और 4 14। तो सिलिकॉन के बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये देखिए मैंने सिलिकॉन बनाया और इसके बाहरी कोष में मैंने 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। इसके यहाँ पर मैंने एक और सिलिकॉन लिया, इसके इलेक्ट्रॉन को मैंने पॉइंट से शो किया, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से शो कर दिया। यहाँ पे भी एक मैंने इस तरफ भी मैंने एक सिलिकॉन बनाया और 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। इस साइड भी मैंने सिलिकॉन दिखाया, 4 इलेक्ट्रॉन इसके मैंने शो कर दिए। अब मैंने देखा ये जो बीच में सिलिकॉन है ये पड़ोस वाले सिलिकॉन के एक एक इलेक्ट्रॉन से साझा कर रहा है। इसने यहाँ पे साझा किया, 4 इलेक्ट्रॉन इसके अपने थे, एक का साझा हो गया 5 हो गए। ऐसे एक का इधर हो गया 6, एक का इधर हो गया 7, एक का इधर हो गया 8। तो इसने अपने बाह्य कोष में 4 इलेक्ट्रॉन थे और साझा करके 8 पूरे कर लिए। ऐसे ये सिलिकॉन भी इधर ऐसी ही स्ट्रक्चर बनाएगा किसी के भी साथ, जो भी इधर जुड़ा होगा सिलिकॉन। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा, बिल्कुल जैसे फूल बना देते हैं इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है हमारे पास। तो ये सिलिकॉन के अलावा इसमें कुछ और नहीं मिला हुआ है, केवल सिलिकॉन है। या सिलिकॉन की जगह जी लिख दो, जर्मेनियम 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 बना दो। तो जब अर्धचालक में कोई अशुद्धि नहीं मिली, बिल्कुल शुद्ध अवस्था में, तो शुद्ध अर्धचालक को नेज अर्धचालक कहते हैं। उसका उदाहरण क्या तो सिलिकॉन होगा प्योर, या प्योर जर्मेनियम होगा। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनाई हुई है। और इसमें क्या होता है, एक बात होती है, ये जो शुद्ध अर्धचालक होता है इसमें दोनों चीज़ होती है। इसमें आवेश वाहक कौन होता है, आपसे कोई पूछ सकता है इसमें आवेश वाहक कौन होते हैं। तो आवेश वाहक का मतलब होता है जिसकी वजह से इसमें विद्युत धारा बहती है। तो आवेश वाहक इसमें कोटर भी होंगे और मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होंगे। कोटर और मुक्त इलेक्ट्रॉन, कोटर को इंग्लिश में होल्स कहते हैं। तो इसमें दोनों चीज़ होती है आवेश वाहक शुद्ध अर्धचालक में, कोटर और मुक्त इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक, जब देखिए जो शुद्ध अर्धचालक है उसकी चालकता बहुत कम होती है। शुद्ध मीन जैसे भी हमने यहाँ पे पढ़ा, ये शुद्ध है, इसके अंदर विद्युत धारा बहेगी लेकिन बहुत कम बहेगी। तो क्या होगा, परंतु यदि इसमें कुछ ऐसे पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा मिला दी जाए जिसकी संयोजकता 5 या 3 हो, यानी शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजकता वाला या 5 संयोजकता वाला पदार्थ अगर मिला दिया जाए तो अब जो अर्धचालक बनेगा उसको हम बोलेंगे बाह्य अर्धचालक। चलिए मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे बाह्य अर्धचालक बता देता हूँ। पहले बाह्य अर्धचालक कैसे बनता है, बाह्य अर्धचालक किसे कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए हमने क्या करा, जब शुद्ध अर्धचालक में क्या करेंगे, क्या तो तीन संयोजकता यानी कि त्रिसंयोजी या 5 संयोजकता वाला यानी पंच संयोजी पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा अशुद्धि के रूप में मिला दें। थोड़ी सी मात्रा अशुद्धि के रूप में अगर मिला दी तो उसको बोलेंगे बाह्य अर्धचालक। चलिए मैं मिला के दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक एल्युमिनियम, मेरे पास एक तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। तो 2 और 8 10 और 3 13। और मेरे पास शुद्ध अर्धचालक था सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 है। 2 और 8 10 और 4 14। तो इसके बाह्य कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है और एल्युमिनियम के बाह्य कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो एल्युमिनियम हो गया त्रिसंयोजी पदार्थ, त्रिसंयोजी तत्व भी कह सकते हैं। और सिलिकॉन हो गया शुद्ध अर्धचालक। अब हमने क्या किया, जैसे एल्युमिनियम है इसके पास अपने 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, और सिलिकॉन के पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने इसको चारों तरफ लिख दिया सिलिकॉन को। तो देखिए होगा क्या, ये जो सिलिकॉन है एल्युमिनियम के साथ सहसंयोजक बंध बनाएगा, 3 सहसंयोजक बंध बन जाएंगे, लेकिन चौथे सहसंयोजक बंध बनाने के लिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद ना होने की वजह से यहाँ पर एक रिक्तिका बनेगी, यानी खाली स्थान रहेगा, जिसको हम होल कहते हैं, जिसको कोटर या
होल कहते हैं, कोटर या होल बोलते हैं। तो हमने बताया था अभी, जब शुद्ध अर्धचालक में थोड़े से त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी पदार्थ की मात्रा मिला दी जाती है तो अब जो बनता है उसको बोलते हैं बाह्य अर्धचालक। तो मैंने त्रिसंयोजी पदार्थ की मात्रा मिलाई, अब मैं एक पंच संयोजी तत्व ले लेता हूँ। पंच संयोजी तत्व कोई भी ले लें, जैसे मैंने फास्फोरस ले लिया, उसका परमाणु क्रमांक 15 है, 2 और 8 10 और 5 15। तो मैंने यहाँ पे फास्फोरस लिखा, 4 इलेक्ट्रॉन तो मैंने यहाँ दिखा दिए और 5 होने की वजह से एक मैंने यहाँ को एक्स्ट्रा में लिख दिया। और यहाँ पर मेरे पास मौजूद है सिलिकॉन, सिलिकॉन के पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन है, बाह्य को कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन के पास। अब सिलिकॉन फास्फोरस के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, सिलिकॉन फास्फोरस के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। ऐसे इधर भी साझा होगा। तो हमने देखा फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा करके सह संयोजक बंध बनाते हैं। ये जो बनता है इसको हम बोलते हैं सह संयोजक बंध, सह संयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं इंग्लिश में। 4 इलेक्ट्रॉन तो साझा कर लेते हैं लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर फ्री रहता है, जिसको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन इसको कहते हैं। तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ यहाँ से, जब हमने त्रिसंयोजी वाला पदार्थ मिलाया था तो ये जो बाह्य अर्धचालक बनेगा इसका नाम होगा पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक। पेपर में आ जाता है पी टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं। तो जब शुद्ध अर्धचालक में, ये शुद्ध सिलिकॉन अर्धचालक है, इसमें 3 संयोजकता वाला पदार्थ मिला देते हैं तो 3 तो सहसंयोजक बंध बन जाते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण क्रिस्टल में जो कमी होती है वो कोटर कहलाती है। तो इस प्रकार जो बनता है उसको पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। अगला जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एन टाइप अर्धचालक। तो जब शुद्ध सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाला तत्व मिला देते हैं तो इस प्रकार जो अर्धचालक बनता है उसको एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। तो बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के हो गए, पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। साथ साथ एक बात और जान लेते हैं, बहुसंख्यक आवेशवाहक, बहुसंख्यक 2 चीज़ें पूछ लेता है पेपर में, एक तो बहुसंख्यक आवेशवाहक और एक पूछ लेता है अल्पसंख्यक आवेशवाहक। तो पी टाइप अर्धचालक में जो ज़्यादा संख्या में आवेशवाहक है पी टाइप में वो होंगे कोटर, कोटर इसमें ज़्यादा है, और कम होंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। और एन टाइप अर्धचालक में, एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन और अल्पसंख्यक होंगे कोटर। तो इस पर तो बच्चों मैं बता रहा था एन टाइप अर्धचालक कैसे बनता है। जब हम शुद्ध सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाला पदार्थ मिलाते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉनों साझा कर लिया था, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा बचा था, उसको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा गया। इस प्रकार बना हमारा एन टाइप अर्धचालक। आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, सब लिखा हुआ है। पी टाइप अर्धचालक, जब शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम किसी एक को ले लीजिए, उसमें 3 संयोजकता वाला पदार्थ मिलाएंगे तो क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन तो साझा कर लेंगे और एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाएगी जिसको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा गया। उसके बाद मैं दोनों का आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं, ये देखिएगा, ये एन टाइप है, एन टाइप अर्धचालक। एन में मैंने अभी अभी आपको बताया था ज़्यादा संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन को मैं पॉइंट से दिखा रहा हूं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर मैं पी टाइप भी बना रहा हूँ, ये पी टाइप क्रिस्टल बना रहा हूँ मैं दोनों का ना, ये पी टाइप का मैं क्रिस्टल बना रहा हूँ और इधर मैंने एन टाइप का क्रिस्टल बनाया है। तो पी टाइप में इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है तो उसको बोलेंगे कोटर। तो इसमें कौन ज़्यादा हुआ है, कोटर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, अगर किसी को माइनस हम दे देंगे तो उस पर क्या, कौन सा आयन हो जाएगा, धनायन आएगा। तो एन में धनायन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पी में कोटर है, कोटर पे प्लस होता है, अगर हम किसी को प्लस दे देंगे तो क्या बचेगा, ऋणायन। तो इसमें ऋणायन होते हैं, पी में ऋणायन होते हैं और साथ में कोटर होते हैं। कोटर को मैंने 0 से बनाया, यानी कि ऐसे करके मैंने कोटर बनाया और ये पॉइंट से मैंने इलेक्ट्रॉन को दर्शाया है।
उसके बाद हम पढ़ेंगे पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड, देखिए पीएन संधि डायोड बना देते हैं। जैसे ये एक पी टाइप क्रिस्टल है और ये एक एन टाइप क्रिस्टल है। जब एक पी टाइप क्रिस्टल को, यहाँ पे लिखा हुआ है पी टाइप क्रिस्टल, जब एक पी टाइप क्रिस्टल को एन टाइप अर्धचालक कह लीजिए या क्रिस्टल कह लीजिए, जब एक पी टाइप क्रिस्टल को एन टाइप क्रिस्टल के साथ मिला दिया जाता है तो संधि को, इस प्रकार बनने वाली संधि को पीएन संधि कहा जाता है। पीएन संधि कहा जाता है और इस पूरे को कहा जाता है पीएन संधि डायोड। इसको क्या बोलेंगे हम? पीएन संधि डायोड। अब इसको बहुत अच्छे से बनाइए। पी में अभी मैंने बताया था पी टाइप अर्धचालक बनता था त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने से, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी रही तो पी में ज़्यादा कौन होंगे? कोटर। कोटर को मैंने किससे दिखाया? गोले से कह लीजिए या जीरो बना दीजिए, ये कोटर है। एन में कौन ज़्यादा होंगे? इलेक्ट्रॉन। एन में मैंने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है तो इसमें कौन से आयन होंगे? यहाँ पे धनायन। एन में कौन होंगे ज़्यादा? धनायन। और पी में क्या होंगे? ऋणायन। तो ये हमने पढ़ा पीएन संधि डायोड। एक बार इसमें पढ़ लेते हैं। पीएन संधि डायोड एक मूल अर्धचालक युक्ति है। यह एक अर्धचालक क्रिस्टल होता है जिसमें एक क्षेत्र में, इसको हम ऐसे लिख देंगे सीधा, पीएन संधि डायोड क्या है? जब, यहां से आप डेफिनेशन याद कर लेंगे, जब एक पी टाइप क्रिस्टल को, जब एक पी टाइप क्रिस्टल को एन टाइप क्रिस्टल से, एन टाइप क्रिस्टल से जोड़ दिया जाता है, इस प्रकार बनने वाली संधि पीएन संधि कहलाती है तथा डायोड पीएन संधि डायोड कहलाता है। देखिए पीएन संधि डायोड का ये एक क्रिस्टल हो गया। इसको हम इस तरीके से, इसमें वायर भी मतलब आउट कर सकते हैं इधर से, एनोड कैथोड कह सकते हैं इसका। पेपर में आ जाता है अगला टॉपिक, इसमें पीएन संधि डायोड का प्रतीक बनाइए। ये सवाल आ जाता है पीएन संधि डायोड का प्रतीक बनाइए, यानी कि इसको कैसे डिनोट करते हैं। तो देखिए सिंपल, बहुत सिंपल है। ये एक P हो जाएगा और ये N हो जाएगा, यानी कि ये वाला पोर्शन इसको हम ब्लैक कर देंगे, ये P होगा और ये N होगा। इसको हम एनोड कहेंगे और इसको वही कैथोड कहेंगे। तो इसको इस तरीके से दिखाया जाता है पीएन संधि डायोड को, डायोड का ये प्रतीक हो जाता है। अच्छा, पीएन संधि डायोड में एक परत बनती है, देखिए यहाँ पर देखिएगा, ये P था, P में कौन थे ज़्यादा? कोटर। N में कौन थे? इलेक्ट्रॉन। N में धनायन और P में ऋणायन। तो देखिए यहाँ पर ये जो संधि है, संधि मतलब जॉइंट, जहाँ पर पीएन संधि है, यहाँ पर दोनों ओर ऋणायन और धनायन है, यानी कि इनके अंदर आवेशवाहक नहीं है। यहाँ पर क्या नहीं है? आवेशवाहक नहीं है, आवेशवाहक नहीं है। तो परिभाषा होगी पीएन संधि के दोनों ओर बनने वाली वह परत, पीएन संधि के दोनों ओर, ये जो पीएन संधि है इसके दोनों तरफ बनने वाली वह परत जिसके अंदर आवेशवाहक नहीं होते, उसको हम बोलते हैं अवक्षय परत। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई हमारी अवक्षय परत। यह अवक्षय परत है। अवक्षय परत की यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, संधि के दोनों ओर की वह परत जिसमें इलेक्ट्रॉन कोटर नहीं होते। इलेक्ट्रॉन कोटर का मतलब आवेशवाहक नहीं होते, अवक्षय परत कहलाती है। यहाँ पर मैंने पीएन संधि डायोड का प्रतीक भी बनाया है, ये इसको ये ट्रायंगल शेप बना दीजिए एक, इसमें इस तरीके से करके ये पीएन संधि डायोड बन जाएगा। आगे हमें पढ़ना है पीएन संधि डायोड में धारा कैसे बहती है। पीएन संधि डायोड में धारा कैसे बहती है देखेंगे। पीएन संधि डायोड को नंबर 1 होता है अग्र अभिनत। अग्र अभिनत, इसको ध्यान से समझिएगा। अग्र अभिनत, अभिनत का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग।
देखिए यहाँ पर ये हमने बनाया पी एन संधि डायोड, छोटा सा हमने पी एन, ये पी है ये एन है और यहाँ पर ये संधि हो गई पी एन संधि। यहाँ पर इसको एनोड कह लीजिए, इसको कैथोड। ये टर्मिनल होते हैं, ये पी का टर्मिनल है या एन का टर्मिनल। टर्मिनल मीन्स सिरा है। पी में कौन मौजूद है? कोटर बनाएंगे हम। एन में कौन मौजूद है? इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। एन में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अग्र अभिनत का मतलब है, अग्र अभिनत में पी एन संधि डायोड के पी सिरे को बैटरी के धन सिरे से, ये नीचे यहाँ पे एक बैटरी बना रहा हूँ मैं, बैटरी बना लीजिए। तो बैटरी के धन सिरा किससे जुड़ा है? पी टाइप से, पी क्षेत्र से। दोबारा बता देता हूँ, पी एन संधि डायोड का पी सिरा, पी क्षेत्र बैटरी के धन सिरे से और एन क्षेत्र बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा होता है। अग्र अभिनत में क्या होता है बच्चों? पी एन संधि डायोड का पी क्षेत्र बैटरी के धन सिरे से और एन क्षेत्र बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा होता है। जब ऐसा होगा तो प्लस से क्या निकलेंगे? कोटर ही निकलेंगे और माइनस से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा इस दशा में? क्या होता है, पी क्षेत्र के जितने भी कोटर होंगे वो एन क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं। अच्छा, जब ये इधर को चलेंगे और ये इधर को चलेंगे तो बीच में अभी आपने देखा था यहाँ पर क्या बन रही थी? बीच में अवक्षय परत। तो जब ये इधर से प्रेशर मारेंगे, ये इधर से प्रेशर मारेंगे, तो कुल मिला के ये जो यहाँ पे परत बनेगी तो इसमें अवक्षय परत क्या हो जाती है? चौड़ाई खत्म हो जाती है। अवक्षय परत की चौड़ाई खत्म हो जाती है जब पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनत में जोड़ा जाता है। तो इसमें अवक्षय परत की चौड़ाई खत्म हो जाती है और इसमें अग्रधारा बहती है। इसमें अग्रधारा, अग्र अभिनत है तो कौन सी धारा बहेगी? अग्रधारा बहती है, प्रवाहित होती है। वो किसकी वजह से प्रवाहित होती है? बहुसंख्यक आवेश वाहकों द्वारा। बहुसंख्यक आवेश वाहकों द्वारा। बहुसंख्यक आवेश वाहक का मतलब पी में ज़्यादा कौन थे? कोटर, तो ये बहुसंख्यक हो गए, और एन में कौन थे ज़्यादा? इलेक्ट्रॉन। तो दोनों बहुसंख्यक आवेश वाहकों द्वारा एक धारा बहती है जिसको अग्रधारा हम कहते हैं। इसी तरीके से दूसरा आता है बच्चों पश्च अभिनत। पश्च या कोई कोई इसको बोल देता है उत्क्रम अभिनत। उत्क्रम अभिनत। उत्क्रम अभिनत में क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं हम रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग, बाइसिंग मीन्स कनेक्शन ऑफ बैटरी, यानी कि बैटरी को किस तरीके से पी एन संधि डायोड में जोड़ा जाता है। देखिए ये पी है, यहाँ पर एन है, ये जो बीच में बनेगी ये पी एन संधि है। पी में ज़्यादा कौन थे? वही होल्स या कोटर बोल लीजिए, और एन में कौन ज़्यादा थे? इलेक्ट्रॉन। तो जो इसमें क्या होगा पश्च अभिनत में पी क्षेत्र को बैटरी के उल्टा, पी का मतलब पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव मान लीजिए, और एन का मतलब नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव कह लीजिए। तो इसमें क्या होगा, पश्च अभिनत में पी एन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है। याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ। अगर अभिनत में पी का मतलब प्लस मानिए तो प्लस से जोड़ा, एन का मतलब नेगेटिव तो नेगेटिव को नेगेटिव से, और पश्च का मतलब रिवर्स कर दीजिए। पी का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव से, और नेगेटिव को पॉजिटिव से। देखिए पश्च अभिनत में पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि धन सिरे से जोड़ा जाता है। जब ऐसा होता है तो पी क्षेत्र में उपस्थित कोटर बैटरी के ऋण सिरे द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं, और एन क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, एन क्षेत्र में कौन उपस्थित है? इलेक्ट्रॉन। एन क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं। जब ऐसा होता है तो यहाँ पर जो अवक्षय परत थी, अब जब ये इधर खींच लिए गए तो अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ, अर्थात बहुसंख्यक आवेश वाहकों द्वारा धारा नहीं बहती है। अर्थात बहुसंख्यक आवेश
वाहकों द्वारा चालक पीएन संधि डायोड में धारा नहीं बहती। इसमें क्या होता है, अच्छा पी के सारे कोटर इसमें यहाँ पर खींच लेगी। अच्छा ज़्यादा संख्या में कोटर थे तो थोड़े बहुत इसमें इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होंगे। यहाँ पर ज़्यादा कौन थे, इलेक्ट्रॉन, तो थोड़े बहुत कोटर भी होंगे यानी होल्स भी होंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस है और इलेक्ट्रॉन पे भी माइनस है, तो ये इधर को चलने का प्रयास करेंगे और यहाँ के कोटर इस साइड को चलने का प्रयास करेंगे। लेकिन क्या होगा, लेकिन पी व एन क्षेत्र के अल्पसंख्यक आवेशवाहक, अल्पसंख्यक मतलब जो कम संख्या में है, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों द्वारा बहुत ही कम धारा डायोड से बहती है, डायोड में प्रवाहित होती है या बहती है, जो भी आपको लिखना है। इस तरह हमने पढ़ लिया कि पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत में कैसे जोड़ा जाता है। एक बात और बता दूं मैं, यहाँ पे हमने अभी यहाँ पर एक बात पढ़ी थी, जब आप देख रहे थे ये डायग्राम देखा था आपने अर्धचालक का। अगर यही डायग्राम पेपर में पूछ लिया जाए कि ऊर्जा बैंड पी टाइप के लिए, पी टाइप अर्धचालक के लिए, पी टाइप अर्धचालक के लिए ऊर्जा बैंड आरेख बनाइए, क्या तो ये सवाल पूछ ले, या दूसरा सवाल पूछ ले एन टाइप अर्धचालक के लिए ऊर्जा बैंड आरेख खींचिए। देखिए सिंपल है, आपने अर्धचालक का बनाया था। अर्धचालकों में क्या होता था, जैसे नीचे कौन सा बैंड होता था आपको याद होगा, चालन बैंड, और ऊपर होता था नीचे होता था संयोजी बैंड और ऊपर होता था चालन बैंड। तो जब ये शुद्ध है, सपोज जैसे कि मैंने मान लिया सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन का ऊर्जा गैप Eg था 1.12, लेकिन पी टाइप का मतलब है इसमें त्रिसंयोजी शुद्धि मिलाई। त्रिसंयोजी का मतलब है इसमें ज़्यादा कोटर होंगे, कोटर की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा एनर्जी लेवल यहाँ पर हो जाएगा। इसको बोलेंगे हम इसको यहाँ पर कहा जाता है एक्सेप्टर की वजह से जो यहाँ पर, तो इसमें पी टाइप अर्धचालक में क्या होता है, एक्सेप्टर आयन की वजह से, यानी कि मैं इसको Da लिख देता हूँ या Na, आयन जो है वो एक्सेप्टर है, उसकी वजह से ऊर्जा अंतराल नीचे से थोड़ा सा ऊपर खिसक जाता है। ऐसे जब एन टाइप अर्धचालक के लिए ऊर्जा गैप बनाएंगे तो वही सेम बनाइए, यहाँ पर संयोजी बैंड और फिर यहाँ पर हमने बनाया चालन बैंड। तो एन टाइप में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो डोनर है, तो डोनर की वजह से जो ऊर्जा अंतराल गैप है वो यहाँ पे आ जाता है। इसको मैंने बोला ND, डोनर का ऊर्जा अंतराल गैप। तो ये इस तरीके से हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पीएन संधि डायोड अर्धतरंग दिष्टकार्य की भांति। देखिए मैं पहले क्या बना दे रहा हूँ, पीएन संधि डायोड, यहाँ पे देखेंगे पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी, अर्ध आधी तरंग का दिष्टीकरण करना है, दिष्टकारी के रूप में। पहले इसको समझेंगे, ये हेडिंग है हमारा पीएन संधि डायोड। हमने डायोड लिया और अर्ध तरंग, अर्ध मतलब आधी तरंग का दिष्टीकरण करना है। दिष्टकारी का मतलब होता है डीसी में बदलना है, एसी को डीसी में बदलना है। अच्छा सबसे पहले बच्चों बताओ एसी किससे मिलती है, एसी मिलती है ट्रांसफार्मर से। तो सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर बनाएंगे। हमने एक ट्रांसफार्मर बनाया,
ये देखिए, ये ट्रांसफार्मर की पहली कुंडली बनाई, ये कोर को ऐसे दिखा दिया, ये ट्रांसफार्मर की दूसरी कुंडली दिखा दी। अब मैंने यहाँ पर एक डायोड लगाया, डायोड को अच्छे से बनाएंगे। ये डायोड का कनेक्शन किया, ये दो इसके यहाँ पर जो है सिरे मान लीजिए, और एक डायोड लगाने के बाद मैंने यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया या कोई भी ऐसा लोड प्रतिरोध लगा दिया जिसमें पता लगेगा कि इसमें धारा आई है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने इनपुट एसी वोल्टेज देंगे, V1 मान लिया, यहाँ पे वोल्टेज आएगी, वोल्टेज से यहाँ पे धारा बहेगी। अब इस डायोड के अंदर को निकलेगी वो, और यहाँ रेजिस्टेंस लोड RL का मतलब है लोड प्रतिरोध में हमें आउटपुट में वोल्टेज मिल जाएगी V2। तो उसको समझते हैं कैसे होता है। देखिए सुनिए, जैसे हमने यहाँ पर इनपुट में वोल्टेज दी थी वो ये दी थी, सपोज हम मान लेते हैं, और ये आउटपुट आएगा। ये इनपुट वोल्टेज है तो V इन लिखा मैंने, और यहाँ आउटपुट वोल्टेज आएगा तो V आउट लिखा मैंने। कैसे होगा ध्यान से समझेंगे जी। जैसे यहाँ पे ये प्रत्यावर्ती धारा है, तो पहला जब आधा चक्र होगा, ये प्लस का आधा चक्र है, धनात्मक आधा चक्र है, तो धनात्मक आधे चक्र में प्लस है, और ये डायोड में यहाँ P होता था और यहाँ N। अभी अभी आपने पढ़ा पीछे डायोड को अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत में जोड़ना। जब यहाँ पे P है और यहाँ पे N है, तो P को प्लस से जोड़ेंगे तो कौन सा अभिनत होगा, अग्र अभिनत, तो इसमें धारा बहेगी। और जब P को माइनस से जोड़ेंगे तो इसमें धारा नहीं बहेगी। तो ये दोनों बात अगर हमें याद रही तो आसानी से समझ आ जाएगा। तो ये डायोड है, जब डायोड में ये प्रत्यावर्ती धारा है, इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक आधे चक्र के लिए ये जो डायोड है ये अग्र अभिनत है, ये प्लस के आधे चक्र के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब प्लस का मैं बोलूँगा यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक आधे चक्र के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के प्लस के आधे चक्र के लिए, आधे चक्र के लिए डायोड D अग्र अभिनत है, अग्र अभिनत है। इससे धारा होकर, इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इससे विद्युत धारा या प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। देखिए मैं दिखा देता हूँ, यानी कि यहाँ से जो आधा चक्र होगा इसमें को क्रॉस करके यहाँ पे मिल जाएगा हमें, ये देखिए आधा चक्र मिल गया। अब जब ऋणात्मक आधा चक्र होगा, जब नेगेटिव यानी कि माइनस वाली साइकिल यहाँ जाएगी, तो माइनस को प्लस से पॉजिटिव से जोड़ेंगे। तो अगले चक्र के लिए यहाँ मैं अगली लाइन लिखूँगा, प्रत्यावर्ती धारा के कौन सा चक्र है, ऋणात्मक आधे चक्र के लिए, आधे चक्र के लिए डायोड क्या हो गया यहाँ पर, डायोड D उत्क्रम अभिनत है, उत्क्रम अभिनत है। तो इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। यानी कि ये जो ऋणात्मक आधा चक्र है यहाँ पर कोई धारा आउटपुट में नहीं मिलेगी, फिर धनात्मक साइकिल में फिर धारा मिलेगी, ऋणात्मक में कोई धारा नहीं मिलेगी। तो हमने देखा ये जो PN संधि डायोड है ये पूरी साइकिल को किस में बदल रहा है, आधी साइकिल में बदलने का काम कर रहा है। तो इसको बोला गया PN संधि डायोड अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में। यहाँ पर इसको पढ़ना है तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है PN संधि डायोड अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में। ये ट्रांसफार्मर बनाया अच्छे से, यहाँ पर डायोड लगाया, यहाँ पे लोड प्रतिरोध लगाया, ये इनपुट वोल्टेज है इसको पूरा दिखाया, ये आउटपुट वोल्टेज है। प्लस वाली साइकिल तो बाहर मिल रही है हमें, लेकिन माइनस वाली साइकिल नहीं मिल रही है। तो PN संधि डायोड का परिपथ चित्र में दिखाया गया है। प्रत्यावर्ती धारा के पहले आधे चक्र के लिए डायोड अग्र अभिनत का काम करता है, जिससे लोड प्रतिरोध में वोल्टेज मिलती है। प्रत्यावर्ती धारा के अगले आधे चक्र के लिए डायोड उत्क्रम अभिनत का काम करता है, जिससे लोड में कोई वोल्टेज प्राप्त नहीं होती है, यानी कि इसमें कोई धारा नहीं बहती है। अच्छा, ये तो अर्धतरंग था। अगर पेपर में यही टॉपिक पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में आ जाए, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, तो पहले यहाँ पे एक डायोड लगाया था, अब एक और डायोड इधर लगा देंगे और बीच में लोड प्रतिरोध दिखा देंगे। बिल्कुल सिंपल डायग्राम है, देख के डरना नहीं है। जैसे ये बनाया था अभी हमने, दोबारा बनाते हैं। हम क्या करेंगे, पहले ट्रांसफार्मर बनाएंगे, ट्रांसफार्मर बनाने के बाद एक डायोड ऊपर लगाया हमने और एक डायोड हमने नीचे लगा दिया, और ये लगाने के बाद लोड हमने बीच में लगा दिया सेंटर पे, लोड प्रतिरोध।
इसको डार्क कर देंगे ताकि डायोड अलग नज़र आएगा, और ऐसे डायोड का प्रतीक है, डायोड को पीएन संधि डायोड का ऐसे ही बनाया जाता है। देखिए जब धनात्मक आधा चक्र होगा तो ये सिरा प्लस का होगा और ये सिरा माइनस का। तो इसमें क्या होना है देखेंगे, ये डायोड D1 है, ये डायोड D2 है। तो मैं अब इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, आप ध्यान दिएंगे तो आराम से समझ भी आएगा। देखिए इनपुट दिया मैंने यहाँ पे और यहाँ मुझे आउटपुट मिलने वाला है। ये प्लस की साइकिल है, माइनस की, ये प्लस की और ये माइनस की। अच्छा देखिए जब ये धनात्मक आधी साइकिल है, इसके लिए बात करूँगा मैं, ये धनात्मक आधी साइकिल है तो ये जो सिरा है इसको मैंने मान लिया सिरा S1, इसको सिरा मान लिया S2। यहाँ पे वोल्टेज लगा देंगे, इनपुट वोल्टेज V1, तो यहाँ पे धारा बहेगी I1। तो प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक आधे चक्र के लिए सिरा S1 धनात्मक और सिरा S2 ऋणात्मक है, यानी कि सिरा S1 पॉजिटिव S2 नेगेटिव है। तो डायोड D1 क्या हो जाएगा, अग्रअभिनत, और D2 क्या हो जाएगा, उत्क्रम अभिनत। प्लस की साइकिल के लिए D1 डायोड क्या हो जाएगा, अग्रअभिनत, आप ऐसे शॉर्टकट में भी याद कर सकते हैं, और D2 डायोड क्या हो जाएगा, उत्क्रम अभिनत। यानी कि D1 से धारा निकल के लोड में इधर से आ जाएगी, मैंने इसको I1 कहा, यानी कि हमें धारा मिल गई पॉजिटिव पूरी। अब ऋणात्मक आधी साइकिल के लिए ये सिरा ऋणात्मक हो जाएगा, ये सिरा धनात्मक, यानी कि निगेटिव आधी साइकिल के लिए डायोड D1 अब हो जाएगा उत्क्रम अभिनत और डायोड D2 हो जाएगा अग्र अभिनत। अब डायोड D2 से धारा निकलेगी और इसमें पहुंचेगी, लेकिन ध्यान रहे D1 में से भी धारा RL में जिस साइड से प्रवेश कर रही है उधर से ही I2 भी उसी साइड से आ रही है। तो जो नेगेटिव साइकिल है उसको भी हमें ऊपर को ही दिखानी पड़ेगी। क्यों दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आप देखिए इसको अगर मैं यहाँ पे P कह लूँ, इसको यहाँ Q, तो जब डायोड D1 से धारा आई थी, जब ये अग्रअभिनत में था तो धारा P से Q की तरफ आई थी, और जब ऋणात्मक आधी साइकिल है तो डायोड D2 से भी धारा P से Q की तरफ को जा रही है, यानी कि दिशा सेम है। तो दिशा सेम होने की वजह से ये जो नेगेटिव साइकिल थी ये भी क्या हो गई, पॉजिटिव। तो अगली पॉजिटिव में पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव में भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो विद्युत धारा की यहाँ पे दो दिशा थी प्रत्यावर्ती धारा की, अब एक ही दिशा में आ गया। तो हमने क्या करा, डायोड के जब हमने दो डायोड लगा दिए तो अब पूरी साइकिल को हमने बदल दिया, तो इसलिए बोला गया इसको PN संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, इंग्लिश में बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो जो AC को DC में बदलते हैं वो दिष्टकारी कहलाते हैं, रेक्टिफायर कहलाते हैं। उम्मीद करता हूँ आज के टॉपिक अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। इससे रिलेटेड मैं कुछ सवाल आपके सामने रख देता हूँ जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं एग्जाम में। देख चैप्टर नंबर 14 पे ये पूछ सकता है, अर्धचालक क्या है जिसकी चालकता चालकों और अचालकों के बीच होती है। दो अर्धचालकों के नाम सिलिकॉन और जर्मेनियम। ऐसे तीन पदार्थ बताओ जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। देखिए प्रतिरोधकता होती है रो, तो रो घटेगी अगर ताप बढ़ेगा। तो किनकी ताप बढ़ने पे प्रतिरोधकता, सिलिकॉन और जर्मेनियम और एक कार्बन, यानी कि वर्ग जो इनका एक ही ग्रुप है, वर्ग 14 के तत्व है आई थिंक, तो इनकी चालकता घटती है। दाता अपद्रव्य, दाता अपद्रव्य मतलब होता है देने वाले अशुद्धि, किसको कहते हैं, तो जो अपद्रव्य चालक में इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन कौन देते हैं, पंच संयोजी अशुद्धि, तो उनको कहा जाता है दाता अपद्रव्य। तो पंच संयोजी अशुद्धि को दाता अपद्रव्य कहते हैं। दो के नाम लिख दो, फास्फोरस लिख दिया आपने, नाइट्रोजन लिख दिया, आर्सेनिक लिख दो, एंटीमनी लिख दो। ये टॉपिक मैं बताना भूल गया, मादन या डोपिंग। देखिए शुद्ध अर्धचालक में जब हमने 3 संयोजकता या 5 संयोजकता वाला पदार्थ मिलाया था तो मिलाने की जो क्रिया है उसको मादन कहते हैं। अगला टॉपिक पी टाइप या एन टाइप अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक की उत्पत्ति कैसे होती है। तो देखिए आवेश वाहक जो उत्पन्न होते हैं अल्पसंख्यक, वो सहसंयोजक बंध के टूटने से होते हैं, जो उसके अंदर सहसंयोजक बंध बने थे उनके टूटने से पैदा होंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके से आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे और ये पूरा 7 मार्क्स का पेपर में आना है, इसको अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू सो मच।